हेलो क्लास 11 के बच्चों, आज जरूरी जानकारी में आज को हम आपकी ही पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। क्या ये पहला बुक है? दूसरा है। ये सेकेंड बुक है आपके 11th क्लास के राजनीति शास्त्र का और चैप्टर नंबर 8 है। नाम है स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हो तो आप क्या क्या चीजें जानने के लायक हो जाओगे वो आप रिकैप में देख सकते हो। पहला, स्थानीय शासन निकायों का क्या महत्व है ये भी जान जाओगे। दूसरा, संविधान में 73 और 74 संशोधन के अंतर्गत क्या क्या चेंज और बदलाव किए गए थे। इसके अलावा स्थानीय सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ये सारी बातें आप लोग समझ जाओगे। सबसे पहले आइए हम समझते हैं स्थानीय शासन क्या होती है। तो स्थानीय शासन से पहले आपको समझना होगा स्थानीय सरकार को भी। तो फिर सरकार को पहले समझ लेते हैं। सरकार 3 प्रकार के होते हैं, आप सब कई क्लासों से समझते आ रहे हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। लेकिन मैं बता दूं कि पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही थी, स्थानीय सरकार नहीं थी। स्थानीय सरकार की सोच और विचार संविधान बनने के टाइम ही लाया गया था, लेकिन स्थानीय सरकार को बनाया नहीं गया था। लेकिन संविधान में लिख दिया गया था कि संविधान को संशोधन करने के पश्चात स्थानीय सरकार की जरूरत पड़े तो जरूर शुरू किया जाए। अब स्थानीय सरकार होता क्या है? स्थानीय सरकार गांव, कस्बे इत्यादि के स्तर पर होता है या शहर के स्तर पर होता है। स्थानीय सरकार को गांवों में आप ग्राम पंचायत, मुखिया, सरपंच इत्यादि चीजों से समझते हो, जबकि शहर में स्थानीय सरकार नगर निगम और नगर पालिका से समझते हो आप लोग। अब हम आगे देखेंगे स्थानीय सरकार क्यों। तो आप लोग सारे चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हो कि कोई ना कोई जो है वो आपको एक कहानी सुनाई जाती है। उस कहानी के बल पर में आपको पूरी चैप्टर को समझना होता है और ऐसा ही होना चाहिए। अगर उस कहानी को समझ जाते हो तो आप किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। सबसे पहले यहां पर है स्थानीय सरकार क्यों, तो आपको एक कहानी बताई जाएगी। कहानी है मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर जिला का है। वहां पर गीता राठौर हैं। इसी जिले के जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली हैं। एक आरक्षित सीट से सन 1995 में गीता सरपंच चुनी गई, लेकिन सन 2000 में गांव वालों ने इनके अच्छे काम का इनाम देते हुए इन्हें फिर से सरपंच के रूप में चुन लिया। पहली बार तो आरक्षित थी, आरक्षण से तो कोई भी जीत सकता है, क्योंकि कोई भी बड़े जाति के उसमें लोग चुनाव में आए ही नहीं थे। लेकिन अगली बार तो आरक्षित नहीं थे ना, लेकिन अगली बार उसने इतना अच्छा काम किया था गीता राठौर ने कि 2000 में जब अगला चुनाव हुआ तो बिना आरक्षित सीट के भी गांव वालों ने उन्हें जिता दिया और दोबारा सरपंच चुन लिया। इस बार गीता एक सामान्य सीट से फिर जीत गई थी। वो एक दूरदर्शी नेता बनकर उभरी। उसने जनशक्ति का इस्तेमाल किया, गांव के तालाब को पक्का करवाया, स्कूल की इमारत को ठीक करवाया, गांव की सड़क को बनवाने का काम किया। गीता ने अपनी पंचायत के सभी लोगों को एकजुट किया, एक समूह में बांधा। वहां पर जितनी भी महिलाओं को एकजुट किया, क्योंकि महिलाओं को घर में जो घरेलू अत्याचार था उसके खिलाफ उसने लोगों में जागरूकता फैलाई। लड़ाई नहीं किया, कोई हिंसक आंदोलन नहीं किया, कोई हिंसक समूह नहीं बना लिया या संस्था। जागरूक फैलाया कि महिलाएं पर जो अत्याचार है, जो घरेलू हिंसा है,
वो किसी कानून को बना देने से दूर नहीं हो सकता। लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। महिला हमारे देश में दुर्गा है, काली है, तो वही महिला घर में अत्याचार क्यों हो रही है, ये पुरुषों को अगर समझा दिया जाए, उनमें जागरूकता लाया जाए, तो बहुत ही अच्छा काम होगा, और ऐसा ही हुआ। तो सफल महिला की कहानी ये थी। और अब आप लोग समझ रहे होंगे कि गांव में जो भी काम हुआ, महिला अत्याचार पर जागरूकता लाना, या इसके अलावा गांव की सड़कें, स्कूल की इमारतें, तालाब, सब कुछ ठीक कराना, क्या ये राज्य और केंद्र सरकार के बस की बात थी? नहीं ना। ये इसीलिए स्थानीय सरकार की शुरुआत की गई कि स्थानीय सरकार अगर होगी तो वहां के स्थानीय लोग अपनी समस्या को अच्छी तरह समझते हैं और उस समस्या को वो लोग स्वयं से दूर कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी कहानी। चलिए महिला को और जानेंगे। तमिलनाडु चलते हैं। तमिलनाडु का एक गांव है बैंगवसल। बैंगवसल की सरपंच थी। 1997 में तमिलनाडु सरकार ने 71 सरकार की कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन फ्री में दे दिया था। लेकिन बैंगवसल गांव की जो सरपंच थी, उन्होंने इस बात का विरोध किया और अदालत में मुकदमा किया कि गांव की जमीन स्थानीय शासन और ग्राम पंचायत की है। उसे सरपंच और मुखिया चाहे तो उस गांव का इस्तेमाल करे, जमीन का इस्तेमाल करे या जरूरतमंदों को दे। सरकारी जमीन होने के बावजूद भी वो सरकार की नहीं होगी, राज्य सरकार की नहीं होगी, वो स्थानीय सरकार की है। और बाद में अदालत ने उन्होंने अदालत में चुनौती दिया था, अदालत से जो आग्रह की थी, अदालत ने इस बात को सही माना कि अगर राज्य सरकारें अपनी सरकारी कर्मचारियों को गांव या स्थानीय भूमि आवंटित करती रहेंगी और उसे फ्री में बांटती रहेंगी, तो स्थानीय शासन का तो विकास ही नहीं होगा। स्थानीय लोगों का विकास रुक जाएगा। और ऐसे में केस सरपंच साहिबा जीत गई, वो बैंगवसल गांव की सरपंच, और फिर सारे जमीन वापस लिए गए और गांव वालों को उस पर में जो कुछ भी विकास के कार्य हो उनको दिया गया। ये दोनों कथाएं अलग अलग नहीं है, ये दोनों कथाएं एक ही है। ये स्थानीय शासन से रिलेटेड है। स्थानीय शासन क्यों जरूरी है, ये बच्चों आप लोगों को समझ जाना जरूरी है। चाहे वो सीहोर गांव की बात हो या तमिलनाडु के बैंगवसल गांव की बात हो, इस बात को आपको समझना है अब कि स्थानीय सरकार की क्यों जरूरत है। समझ गए ना? स्थानीय सरकार की जरूरत है ताकि स्थानीय सरकार रहेगी तो स्थानीय लोगों का विकास होगा और तब जाकर देश या राज्य मजबूत होगा। इसलिए स्थानीय सरकार हमें चाहिए। भारत में स्थानीय शासन का विकास देखते हैं। क्या भारत में स्थानीय शासन का विकास कब शुरू की गई? देखो, भारत में स्थानीय शासन की सोच और विकास 1882 में ही शुरू की गई। 1882 में उस समय हमारे देश का वाइसराय लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन ने वाइसराय रहते हुए इस बात की घोषणा की थी कि भारत के गांव काफी ज्यादा लचरा हुआ है, काफी ज्यादा अविकसित है, गरीबी से भरा हुआ है। अगर उसको शुरू किया जाए तो इसके लिए स्थानीय शासन होना जरूरी है, जहां ग्राम पंचायत, मुखिया, इन सब की जरूरत होगी, सरपंच होंगे। इसीलिए उसी समय ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी पास किया और ग्राम पंचायत बने। सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही। इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। आप लोग तो विकेंद्रीकरण 10th क्लास में पढ़कर आए हो। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सत्ता की कमान, बागडोर किसी एक जगह पर फिक्स नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में अगर
ये पता ही ना चले कि असली शक्ति राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, स्थानीय सरकार के पास है, राज्यपाल के पास है या राज्य के पास है। ये पता ना चले, उस स्थिति को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं और ऐसे में लोकतंत्र सफल रहता है और लोकतंत्र चलता है। अब आकर देखते हैं कि चलो जैसे भी हो, ब्रिटिश काल में ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई, एक्ट बनाकर महारानी के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया। सोच तो वहीं से थी, लेकिन कुछ भी हो, हमें आज़ादी 1947 में उससे मिल गई ब्रिटिश सरकार से। उसके बाद जो है वो संविधान बना, लेकिन संविधान में ग्राम पंचायत की बात तो थी, लेकिन ग्राम पंचायत की शुरुआत भी हुई थी। लेकिन एक बार चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव होने के बाद फिर कभी चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि देश लचर अवस्था में थे और इन चुनावों का खर्चा उठाने के लायक देश थे नहीं। फिर आया वक्त 1989 को। कब आया वक्त? 1989 को 2 संशोधन हुए हमारे संविधान में, जिसको हम 73 और 74 अमेंडमेंट कहते हैं, यानी कि 73वां और 74वां संशोधन किया गया। तो उसी में इसमें हम आपको दोनों के बारे में पढ़ेंगे। 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा था। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से भी थी। संविधान का 74वां संशोधन शहरी और स्थानीय शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। तो आप लोग याद रखोगे 73 अमेंडमेंट जो है वो ग्राम पंचायत और गांव के स्थानीय शासन के लिए किया गया, और 74 अमेंडमेंट 74वां संशोधन शहर में नगर पालिका और नगर निगम बनाने के लिए ये संशोधन किया गया। ये याद रहेगा आप लोगों को। ओके, तो अब सबसे पहले हम 73 यानी कि 73वां संशोधन के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या और कैसे किया गया था। हाँ, तो अब क्लास 11 के बच्चों और अन्य जगहों पे भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप यूपीएससी का पेपर दो, अन्य चीजों का पेपर दो, तो उसमें भी आपको ये बहुत जरूरी होगा 73 अमेंडमेंट को, यानी कि 73वां संशोधन को पढ़ने की। तो आइए हम देखते हैं। 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संशोधन की बात की। पहला था 73, उसके बाद हम 74 संशोधन को पढ़ेंगे, और ये बात सरकार ने रखी और 1992 में 73 और 74 संशोधन किया गया, जिसमें से अभी हम 73 को पढ़ रहे हैं। 73 संशोधन स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ था, जिसमें गांवों में स्थानीय सरकार यानी कि सरपंच मुखिया की व्यवस्था की जाएगी, जो गांव के सभी तरह के विकास कार्य को देखेंगे और किस तरह के विकास कार्य की जरूरत है उन कार्यों को सरकार तक पहुंचाएंगे भी। ये इनकी दायित्व था, जिम्मेदारी थी, इसलिए इसका संशोधन किया गया। और फिर 1993 में ये 73 संशोधन लागू कर दिया गया, यानी कि 1992 में इसका संशोधन हुआ और 1993 में लागू किया गया। 1989 में सोचा गया था। 73 संशोधन में क्या हुआ था? तो 73 संशोधन में त्रिस्तरीय बनावट की गई। स्थानीय सरकार में भी 3 स्तर की चीजों को रखी गई। सबसे पहले सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय के रूप में तैयार किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के दायरे में एक या एक से ज्यादा गांव आ सकते हैं। मध्यवर्ती यानी कि दूसरे स्तर में रखा गया कि उसका दूसरा स्तर होगा मंडल, और जिसे खंड या ब्लॉक भी कहा जाएगा या फिर तालुका भी कहा जाएगा। इसके अलावा मंडल या तालुका दूसरा होगा, और तीसरे स्तर पर में रखा गया कि आपको जिला होगा, यानी कि एसडीएम का और वीडीओ का ऑफिस होगा, जहां से 3 स्तर को चुने जाएंगे। तो आप लोग समझ गए
73 73वें संशोधन में क्या लागू किया गया? 73वें संशोधन में लागू किया गया स्थानीय शासन पंचायती राज व्यवस्था को, जिसको 3 स्तर में बांटा गया। पहला स्तर क्या था कि जिसमें एक गांव या उससे अधिक गांव होगा जिसे एक पंचायत माना जाएगा। मध्यवर्ती यानी कि तीसरे स्तर पर लाया गया कि मंडल होगा, खंड होगा या तालुका भी होगा। छोटे गांव के लिए तालुका, मंडल, खंड बनाने की जरूरत नहीं है। और तीसरे स्तर पर रखा गया जो कि एसडीएम यानी कि कलेक्टर का ऑफिस होगा, जहां से विकास के नीति अपनाए जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि अब इसमें जो मुखिया या सरपंच जो चुने जाएंगे ग्राम पंचायत में, वो कैसे? तो उसके लिए इलेक्शन रखा गया कि जिस तरीके से राज्य सरकार, केंद्र सरकार इत्यादि का चुनाव होता है, वैसे ही इनका चुनाव भी होगा। ये चीजें रखी गई। चुनाव, अब चुनाव में सीधे तौर पर में ये रखा गया कि जो तालुका, खंड, प्रखंड, ब्लॉक, ये सब में जो ऑफिसर होंगे वो चुनाव करके नहीं आएंगे, वो बीपीएससी यूपीएससी जैसे पेपर पास करेंगे, या फिर और एसडीएम और कलेक्टर जो होंगे वो तो आएंगे ही बीपीएससी यूपीएससी से। लेकिन मुखिया, सरपंच या अन्य समिति के जो अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव करवाया जाएगा। चुनाव हर 5 साल पर करवाया जाएगा और निर्वाचित सदस्यों को मुखिया या सरपंच सरकारी गणना यानी कि चुनावी दफ्तर में गणना करने के बाद शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ देखा गया कि हम पंचायती राज को शुरू तो कर रहे हैं, स्थानीय शासन को शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर में बहुत सारे लोग हैं जो निम्न हैं, दलित हैं। तो दलित लोग और उच्च जाति के लोग दोनों में फर्क है। उच्च जाति के लोग दिमाग से काफी आगे हो चुके हैं, निम्न और दलित जाति के लोग पिछड़े हुए हैं, दिमागी रूप से और आर्थिक रूप से भी। ऐसे में अगर उच्च जाति इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वो अपनी दिमागी बुद्धि से, और उनके पास धन भी है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत है, ऐसे में तो वही जीतते रह जाएंगे। इसीलिए निम्न जाति को तो मौका ही नहीं मिलेगा जीतने का। इसीलिए स्थानीय शासन में भी आरक्षण सीट शुरू किया गया कि सीटें निम्न जाति या दलित या पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीट घोषित कर दिया जाए। वो अलग अलग क्षेत्र होगा जहां पर देखा जाएगा कि निम्न जाति या दलित पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा हैं, तो वहां पर कोई भी अग्री जाति के या फिर उच्च जाति के लोग वहां पर में इलेक्शन में उम्मीदवार ही नहीं बन सकते। ऐसी व्यवस्था की गई और ये बहुत ही अच्छा था। ऐसे में अनुसूचित जनजाति, जनजाति क्षेत्रों को अलग किया गया और उन्हें उस क्षेत्र को, उन सीट को आरक्षित और अनारक्षित सीट के रूप में नामांकित किया गया। अब एससी एसटी लोग अपने आरक्षित और आरक्षित सीट पर में अनुसूचित जाति के लोग और अनुसूचित जनजाति के लोग अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते थे। वहां बड़ी जाति का कोई भी उम्मीदवार उनको टक्कर देने के लिए नहीं आ सकते थे। इसके अलावा अब यह दिया गया कि जब हम स्थानीय शासन शुरू किए हैं तो उसमें से कुछ तो देना पड़ेगा ना इनको। मतलब आप जानते हो, राज्य सूची होता है, संघ सूची होता है, संवर्ती सूची होता है। तो संघ सूची जो है केंद्र सरकार चलाती है, राज्य सूची के कानून राज्य सरकार चलाते हैं, संवर्ती सूची के कानून राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों मिलकर चलाते हैं, यानी कि केंद्र सरकार दोनों मिलकर चलाते हैं। लेकिन जब स्थानीय सरकार आपने शुरू की हो तो उसको भी तो कुछ कानून देना पड़ेगा ना। तो कानून के रूप में 29 कानून ट्रांसफर करके, स्थानांतरण करके और स्थानीय सरकार को यानी कि पंचायती राज को दिया गया। इसके अलावा अब ये देखा गया कि जब चुनाव होगा पंचायती राज का तो उसकी देखरेख कौन करेगा, कौन है जो उसकी देखरेख करेगा। तो उसकी देखरेख करने के लिए जो राज्य चुनाव आयुक्त है उसको ये काम सौंपा गया कि राज्य चुनाव आयुक्त ही स्थानीय सरकार की चुनाव करवाएंगे। सारे 18 साल के व्यक्ति के ऊपर को नॉमिनेट करके एक लिस्ट बनाएंगे जिसको हम कहेंगे वोटर लिस्ट।
वोटर लिस्ट बना करके चुनाव कैसे करवाया जाए, वो सारा का सारा राज्य चुनाव आयुक्त देखेंगे। उनके पदाधिकारी, उनके ऑफिसर और अधिकारी लोग इस सारी बातों को तय करेंगे कि चुनाव कैसे होगा। 1996 से अब चुनाव हमारे देश में बराबर पंचायती राज के लिए हो रहा है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग, अब ये प्रश्न उठा कि स्थानीय सरकार तो हमने बना दिया है, लेकिन स्थानीय सरकार में को भी तो पैसा चाहिए, तो वित्त इनको कहां से आएगा। तो प्रदेश की सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई कि 5 वर्ष के अंदर एक पंचायती राज में जो खर्चा होगा वो राज्य सरकार पूरा करेंगे, और इसके अलावा 5 साल के अंदर गांव का, पंचायत का खर्चा जो होगा वो खर्चा मुखिया सरपंच तय करेंगे और उस खर्चे को वो कलेक्टर के ऑफिस में पहुंचा देंगे, और यानी कि नीति और योजना बनाएंगे सरपंच और मुखिया, उस योजना को पहुंचाएंगे कलेक्टर के ऑफिस में। कलेक्टर वहां से राज्य सरकार से बात करेंगे और फिर उस ग्राम पंचायत या गांव के लिए विकास के लिए कितने खर्चे की जरूरत होगी, उस वित्त की, उन रुपए पैसों की व्यवस्था राज्य सरकार करेंगी और फिर एसडीएम साहब उसको पास करेंगे। फिर वो खर्चा जब पास हो जाएगा, जब रुपए पैसे का योजना को पास कर दिया जाएगा, वो पैसा फिर मुखिया और सरपंच के पास आएगा। उस पैसों से मुखिया सरपंच या तो खुद काम करवा ले या फिर कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार को दे और वो काम करवा ले, ये भी है। तो ये था आपका 73 संशोधन, यानी कि 73वां संशोधन, जिसमें स्थानीय सरकार की व्यवस्था की गई और उसमें त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई। अब आइए 11th क्लास के बच्चों, अब हम पढ़ाई करेंगे 74 संशोधन के बारे में, 74वां संशोधन के बारे में। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको 73 संशोधन के बारे में बता दिया, अब हम 74 अमेंडमेंट को पढ़ेंगे। 73 में आपने देखा कि पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, जिसमें 3 स्तर के वहां भी 3 स्तरीय स्थानीय शासन को बनाया गया था। अब हम देखते हैं 74 अमेंडमेंट में 74 अमेंडमेंट शहरों के लिए किया गया था, जहां पर में बड़े और छोटे शहर को बांट दिया गया था। छोटे शहर में नगर पालिका होगी और बड़े शहर में नगर निगम होगा, इस बात की व्यवस्था की गई। नगर पालिका को हम म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं और नगर निगम को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं इंग्लिश में। यहां पर यह तय किया गया, तो यहां पर यह तय किया गया 74 संशोधन के अनुसार कि अब शहरी इलाका किसको कहा जाएगा, क्योंकि सरकार को क्या करना था कि नगर निगम और नगर पालिका बनाना था। ये 73 संशोधन का ही अगला भाग था, यानी कि गांव के लिए पंचायती राज, तो शहर के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले शहर किसको कहेंगे, इस बात को सोचा गया। शहर कहा गया कि जिस स्थान पर, जिस जगह पर 5000 की आबादी होगी, उसमें से 75% लोग खेतीबाड़ी के अलावा किसी और काम में लगे होंगे, ऐसे जगह को हम शहर मानेंगे, उन्हें शहर का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि कम से कम वहां पर 400 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में बसे हों, तो उसको भी शहर माना जाएगा। और शहर में कभी कभी होता है कुछ गांव भी जुड़े होते हैं, लेकिन 31% जनता शहर के बीच में रहते हों, तब हम उसे शहर मानेंगे। और ये 74 संशोधन 73 का ही दोहराव था, क्योंकि गांव के जैसे शहर तो होता नहीं है, गांव में थोड़ी ज्यादा सुविधा दी जाएगी। अब इसको चलाने के लिए सरकार ने क्या किया, कहा इसको भी एक जोड़ा जाएगा, किससे, चुनाव से। यहां पर में भी मेयर होगा, जैसे वहां मुखिया और सरपंच
73 संशोधन में, 74 संशोधन में होगा कि यहां भी दो तरह की चीजें होंगी। पूरे शहर को ना वार्ड में बांटा जाएगा, वार्ड में बांटा जाएगा, उसका इलेक्शन होगा। वार्ड में जो भी उम्मीदवार चुनकर जाएंगे उनको बोला जाएगा वार्ड कमिश्नर, और वो फिर नगर पालिका या नगर निगम के ऑफिस में काम करेंगे। फिर जितने उम्मीदवार चुनकर जाएंगे वो सारे उम्मीदवार मिलकर एक अपने मुखिया को चुनेंगे, उसका वो होंगे मेयर। देखो, गांव में मुखिया और सरपंच दोनों का चुनाव कौन करेगा? गांव की जनता। लेकिन शहर में जब नगर पालिका और नगर निगम की चुनाव होगा तो सब वार्ड कमिश्नर ही चुनकर जाएंगे। उसमें से मेयर जो है वो भी किसी न किसी वार्ड से ही चुनकर आएंगे, लेकिन उनको अपने सारे मतलब जिनको बहुमत जिस पार्टी को मिलेगी उनके सारे वार्ड कमिश्नर मिलकर अपना एक मुखिया चुन लेंगे जिसको मेयर बनाया जाएगा। मेयर का जरूरी नहीं है कि उसका अलग से इलेक्शन होगा, जी नहीं, उसी वार्ड कमिश्नर में से एक हो जाएगा। हाँ, ये भी रखा गया कि मेयर को सारे उम्मीदवार जिसको चुन देंगे वही हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि वो वार्ड कमिश्नर से ही चुनकर आए, मेयर कोई भी किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन वार्ड कमिश्नर जो चुने हुए उम्मीदवार हैं उनके सजेशन पर, उनके सलाह पर। अब यहां भी वो बात आ गई कि शहर में भी तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति रहते हैं, यहां भी तो पिछड़ी अगड़ी जाति रहती है, इसका क्या किया जाए? तो शहर में भी आरक्षित सीट किया गया गांव की तरह। 16.2% अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए रखा गया और 8.2% एसटी जाति के लिए आरक्षित सीट शहरों में भी रख दिया गया कि इन सीटों पर में कोई भी अगड़ी जाति या एससी एसटी के अलावा कोई और जाति के लोग यहां उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। अब फिर से एक और प्रश्न आया कि क्या शहर वाले को अगर नगर पालिका या नगर निगम जैसी आपने दे दिया है, एक सरकार बना दिया है, तो फिर इसको भी तो कुछ कानून देना पड़ेगा। तो जिस तरीके से गांव वालों को 73 संशोधन में 29 कानून चलाने के लिए दिया गया, उस 29 कानून में गांव वालों को दिया गया जैसे मेला लगने पर जो वसूली होगी, जो इनकम होगा वो ग्राम पंचायत की होगी। इसके अलावा जो पंचायत घर में विवाह घर होगा या अन्य जगहों से जो भी आमदनी होगी वो उनका होगा। गांव की तरक्की विकास सब वो करेंगे। वैसे ही शहर में भी हुआ। शहर में ये तय किया गया कि जैसे पार्क हैं तो पार्क सब नगर निगम या नगर पालिका के अंदर रहेगा, उसमें नगर निगम नगर पालिका उसे किराए पर दे सकते हैं शादी के लिए या किसी भी चीज के लिए। अगर कहीं बाजार लगता है रोड पर या किसी भी जगह पर तो नगर निगम नगर पालिका बाजार लगाने वाले दुकानदारों से टैक्स वसूल करेंगे और उसके बदले उनको एक पर्ची देंगे कि ये टैक्स लिया गया है उनसे, ये उनके आमदनी का स्रोत होगा। आपको पता होगा शहरों में भी क्या होता है, शहरों में भी लगता है मेला, उस मेला से भी नगर निगम अपना टैक्स वसूल कर सकते हैं दुकानदारों से, क्योंकि उन्हें भी फायदा होता है। दूसरी बात यह है कि नगर निगम और नगर पालिका के भी तो खर्चे होंगे, उनका खर्चा कौन चलाएगा? तो इन सब चीजों से नगर निगम नगर पालिका शहर में हाउस टैक्स भी ले सकते हैं, घर का टैक्स ले सकते हैं, क्योंकि नाली का साफ सफाई सब उनके जिम्मेदारी रहेगा, पानी के पीने की व्यवस्था रहेगा। नगर निगम अपना स्कूल भी बनाते हैं। आप दिल्ली सब में देखोगे नगर निगम का स्कूल अलग होता है, उसमें भी बच्चे को पढ़ने का खर्चा है। तो नगर निगम नगर पालिका का खर्चा कहां से चलेगा? वहां भी वही बात थी कि गांव का खर्चा कहां से चलेगा? जो पंचायती राज बनाए हो तो वहां पे तो खर्चा होगा ना पंचायत भवन में। पंचायत भवन के अंदर कोई समिति होगी, वहां पर कोई काम करने वाले लोग होंगे, उनका कौन तनख्वाह देगा? कहां से खर्चा पूरा होगा? तो ये तय किया गया कि गांव हो या शहर हो,
सब अपने अपने तरीके से टैक्स वसूलेंगे, मेला से, दुकान वाला से, हाउस टैक्स से, पंचायत घर के विवाह में जो किराए पर देंगे विवाह के लिए पंचायत घर, उससे, इन सब से वो खर्चा पूरा करेंगे, दोनों, पंचायती राज वाला भी और शहर के नगर निगम नगर पालिका वाला भी। लेकिन इन खर्चों से उनका खर्चा तो पूरा नहीं होगा, तो फिर सरकार उनको अनुदान देंगे। कौन सी सरकार? राज्य सरकार उनको अनुदान देंगे। अनुदान मतलब जो खर्चा पंचायती राज, नगर निगम, नगर पालिका को जो खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, उनके अपने वसूले गए आमदनी से बाद बाकी का खर्चा कौन देंगे? राज्य सरकार देंगे। और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके अपना खर्चा वसूलने से पूरा नहीं हुआ है टैक्स वसूली से, तो वो और पूरा खर्चा नगर निगम, नगर पालिका या पंचायती राज में दे। तो ये था आप लोगों का स्थानीय शासन। स्थानीय शासन क्यों, ये पढ़ा। उसके बाद पढ़ा हमने कि 73 संशोधन क्या था। उसके बाद पढ़ा 74 संशोधन क्या था। 73 संशोधन के तहत गांवों में पंचायती राज की व्यवस्था की गई। 74 संशोधन के द्वारा शहरों में नगर निगम और नगर पालिका की व्यवस्था की गई। अब बताना बच्चों, आप लोगों को ये कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, गलतियों का भी कमेंट करना और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई सलाह देना हो तो वो भी देना। और बच्चों को बता दें कि अब आप क्वेश्चन आंसर कर लोगे जो आपके एक्सरसाइज में है, लेकिन बीच से 2 टॉपिक तैयार कर लो। 73 पर में एक टिप्पणी जैसे, एक निबंध जैसे 73 संशोधन पर आप एक से 1.5 पेज का, 1.5 पेज का एक निबंध तैयार कर लो 73 संशोधन पर। और 74 संशोधन पर भी एक निबंध तैयार कर लो, क्योंकि दोनों में से एक पक्का आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ये हर बार फिक्स होता है, या तो 73 आएगा संशोधन पेपर में या 74 संशोधन आएगा, ये फिक्स है। इसके अलावा स्थानीय शासन क्यों जरूरी है? तो स्थानीय शासन जरूरी है स्थानीय लोगों के विकास के लिए, और वो आपको गांव, मध्य प्रदेश के गांव सीहोर और तमिलनाडु के गांव बैंगबंसल के कहानी के द्वारा समझा दिया गया था कि स्थानीय सरकार की जरूरत क्यों है। थैंक यू, धन्यवाद।